नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकल पर फोकस, जो भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश है। तो दोस्तों, आज आइए आपको बताते हैं कि नोएडा की किन खबरों पर हम फोकस करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा की वो कौन सी खबर है जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। पहले उन खबरों की हेडलाइंस जान लीजिए। देखिए, आशा वर्कर्स ने खुद घसीटा प्रेग्नेंट को, डॉक्टर इंचार्ज की कुर्सी खाली। नोएडा पीएचसी का काला सच आज हम उजागर करेंगे। और फिर वहीं नोटिस बेअसर, नोएडा में परिवहन विभाग बकाया वसूली में नाकाम हो गया है। अब 15,000 वाहनों को बैकलिस्ट करने की तैयारी में है। और वहीं तीसरी खबर पर फोकस करेंगे, जो नोएडा की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एशियन पेंट्स के सीईओ और मैनेजर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, ये भी आपको हम बताएंगे। फिर ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्या से जूझ रहे 300 परिवार और कौन से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां 15 वर्ष में एक भी मरीज भर्ती ही नहीं हुआ है, ना ही किसी महिला की वहां पे डिलीवरी हुई है। फिर आपको बताते हैं, जो टेक की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, नोएडा में खुल गया है एप्पल का स्टोर और अब टेक प्रेमियों का महाकुंभ लगेगा। इन सब खबरों पर दोस्तों फोकस करेंगे। उससे पहले मैं आपको खबर बताऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से ताल्लुक रखते हो। अब देखिए, आपको बताते हैं कि आशा वर्कर्स ने खुद घसीटा प्रेग्नेंट को। ये खबर कहां की है, जो नोएडा पीएचसी का काला सच उजागर कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के 100 विंडो शहर गौतम बुद्ध नगर में हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधाएं और सिस्टम भगवान भरोसे है। डिपार्टमेंट के अधिकारी तो दावा करते हैं जमीनी स्तर पर सभी बेसिक सुविधाएं मौजूद है, लेकिन बुधवार को बरोला के प्राइमरी सेंटर में एक मीडिया की टीम ने दांव की पोल खोल दी। प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के लिए लेबर रूम तक जाने के लिए ना तो स्ट्रेचर थे, ना ही दिव्यांग मरीजों के लिए व्हील चेयर। इसके अलावा अपने नवजात बच्चों और छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए पीएचसी आए कई माता पिता को वैक्सीन के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इससे सवाल उठता है कि सीएमओ साहब और विभाग के स्टाफ को कब तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आप बताइए। आपको बता दें कि यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला। देखिए, आपको बताते चलें कि सर्दियों में पीएचसी और सीएचसी पर स्टाफ के आने का समय 10:45 तय है, लेकिन जब मीडिया की टीम ने सुबह 9:45 पर पहुंची तो वहां सिर्फ सुमन लता नाम की एक आशा वर्कर खड़ी थी। तभी बरौला से एक प्रेग्नेंट महिला को ई रिक्शा में लेकर रिश्तेदार आ गए। आशा वर्कर सुमन ने तुरंत प्रेग्नेंट महिला को ई रिक्शा से उतारा और पैदल लेबर रूम ले गई। और जानकारी मिलने पर कैंपस में रहने वाली एएनएम भी मौके पर पहुंच गई। सुबह 10:15 तक डॉक्टर और पीएचसी के इंचार्ज की ऑफिस में कुर्सियां खाली थी, जबकि कई माता पिता वैक्सीन के लिए कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन की डोज सुबह 10:30 बजे के बाद पहुंची। आपको बताते चले कि हैरानी की बात है कि पीएचसी में जिस जगह प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी होती है, उसी जगह के बाहर कचरा फैला हुआ है। आपको बता दें कि विभाग सिर्फ दीवारों पर सफाई के मैसेज, सफाई के संदेश लिखकर अवेयरनेस जागरूकता फैलाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के हेल्थ सेंटर में गंदगी और बदबू से मरीजों को परेशानी होती है। अफरा तफरी यही तक सीमित नहीं है, डॉक्टर और स्टाफ डर के साये में टूटी फूटी पीएचसी बिल्डिंग में मेडिकेयर देते हैं। तो आप बताइए, क्या नोएडा का स्वास्थ्य विभाग सो रहा, क्या सीएमओ साहब सो रहे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके लिए आप लोग भी आवाज उठाइए। अब देखिए, दूसरी खबर पर हम फोकस करने वाले हैं, जहां नोटिस बेअसर हो गई है। नोएडा में परिवहन विभाग अपना बकाया वसूल नहीं पा रहा। अब वो 15,000 वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है।
आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बकायेदारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्ष में 2000 बकायेदार और बढ़े हैं। पहले से ही बकायेदारों की सूची की प्रक्रिया धीमी है। आपको बताते चले कि वर्तमान में 15,000 से अधिक पर विभाग के 200 करोड़ रुपए बकाया है। यह वाणिज्यिक विभाग है, इनसे विभाग को कर मिलता है। इनकी सूचना तैयार है लेकिन वसूली नहीं हो सकी है। विभाग की ओर से एक बार फिर यह सूची तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है और वहीं मोटे बकायेदारों पर कार्यवाही के लिए विभाग पहले से ही निर्णय ले चुका है। विभाग, आपको बताते चले कि विभाग ने 3 बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन नोटिस के बाद भी यह रकम जमा नहीं हो सकी। बकायेदारों पर नोटिस का असर बेअसर होता दिख रहा है। इसकी वजह से हर वर्ष 2000 से ज्यादा बकायेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है और बकाया नहीं चुकाने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि वाहनों का संचालन सड़कों पर हो रहा है और विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट की सूची में शामिल करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है और अनुमति मिलने पर विभाग का परिवर्तन दल अभियान चलाकर ब्लैक लिस्ट वाहनों को जब्त करने की तैयारी करेगा। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में विभाग को मिले करीब 4 करोड़ रुपए की वसूली के लक्ष्य में से 7 माह में विभाग की ओर से करीब 2.25 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। इनमें से सबसे अधिक टैक्सी मालिकों पर 28 करोड़, बसों के मालिकों पर 12 करोड़ और ट्रक मालिकों पर 8 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। दोस्तों, अब हम फोकस करने वाले हैं नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एशियन पेंट्स। देखिए, एशियन पेंट्स के सीईओ और मैनेजर समेत 5 लोगों पर एफआईआर क्यों हुई है, आइए आपको जानते हैं कारण क्या है, आपको हम बताते हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एशियन पेंट्स लिमिटेड के सीईओ और मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आपको बताते चले कि सूरजपुर निवासी पीड़ित ने आरोपियों पर एशियन पेंट्स की डीलरशिप देने के नाम पर रुपए ठगने का आरोप लगाया है। वहीं सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के, आपको बता रहे हैं खबर को बड़े ध्यान से सुनना आप, ये ग्रेटर नोएडा से जुड़ी खबर है। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के तिलपता निवासी राजकुमार की पत्नी कविता की शॉप कस्बा में है। उनकी पत्नी ने एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए टोल फ्री नंबर पर बात की थी। कंपनी के प्रतिनिधियों के कहने पर 26 जनवरी को ईमेल से ऑनलाइन आवेदन किया था और जो कागजात मांगे गए थे वो कागजात दिए गए। आपको बताते चले कि 8 अप्रैल को एशियन पेंट्स के रिलेशनशिप मैनेजर ने कविता को कॉल कर बताया कि डीलरशिप के लिए किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। मैनेजर के अनुसार कंपनी की तरफ से दिए गए अकाउंट में 49,999 रुपए जमा करा दिए और आरोप है कि एशियन पेंट्स के डायरेक्टर अमित सिंघल ने ईमेल से एक लेटर भेजकर 4 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पर लुभावने ऑफर मिलने की बात कही। वहीं उक्त राशि जमा करने के बाद माल की डिलीवरी के लिए एशियन पेंट्स के अधिकारियों ने 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़िता ने 3 लाख की व्यवस्था होने की बात कहते हुए जमा कर दी, लेकिन इसके बाद भी तय सीमा में आरोपियों ने माल डिलीवरी नहीं की और दोबारा संपर्क करने पर आरोपी रुपए की मांग करने लगे। तब पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ। परेशान होकर पीड़िता पक्ष ने कोर्ट की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कासना स्थित एशियन पेंट्स के डायरेक्टर एवं सीईओ अमित सिंघल, अज्ञात जनरल मैनेजर मयंक अग्रवाल और अमित कुमार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ग्रेटर नोएडा का वो इलाका जहां बिजली समस्या से जूझ रहे 300 परिवार हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये खबर कहां की है, कैसी है, आइए इस खबर पर हम फोकस करते हैं। देखिए, ईड़ा क्षेत्र में लाखों रुपए के फ्लैट खरीदकर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी
तरसना पड़ रहा है। सेक्टर 22D की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफी समय से बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। प्राधिकरण से लेकर विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों से शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं विद्युत निगम और ईडा अधिकारी बिजली समस्या को लेकर एक दूसरे के पल्ले में डाल रहे हैं। सोसाइटी में कुल लगभग 7,000 फ्लैट बने हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण फ्लैट पर कब्जा मिलने के बावजूद लोग उसमें रहने को तैयार नहीं है। महज 300 परिवार ही निवास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी में रहने वालों की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए 400 केवीए के कुल 21 ट्रांसफार्मर लगने हैं, लेकिन इनमें से 8 ट्रांसफार्मर करीब 1 माह से खराब है। केवल 13 ट्रांसफार्मर ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण कई फ्लैटों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। निवासियों का आरोप है बिजली निगम कम वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति करता है, जिसके कारण निवासियों की समस्या बराबर बरकरार रह रही है। सोसाइटी में अधिकांश लिफ्ट खराब है। निवासियों को सीढ़ियों से हाई राइज सोसाइटी की 10वीं मंजिल तक जाना पड़ रहा है। लोग बता रहे हैं कि शिकायतों की अनदेखी को लेकर निवासियों में ईडा और विद्युत निगम के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कोई पहल ही नहीं हो रही है। इसी वजह से दूसरे लोग फ्लैट खरीदने के बावजूद उसमें रहने को तैयार नहीं है। फ्लैटों में सीपेज की समस्या गंभीर है। सीपेज के कारण कमरों की दीवारें क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। सुरक्षा की कमी के कारण चोरों ने ट्रांसफार्मर से तांबे की पत्ती चोरी कर ली। इस वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होती रहती है। अब दोस्तों ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा अस्पताल है जहां 15 वर्ष में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है और न ही डिलीवरी हुई है, और डॉक्टर नहीं, यहाँ फार्मासिस्ट करते हैं ओपीडी। आखिर वो कौन सा अस्पताल है, किस जगह पे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 लाख आबादी उपचार के लिए निर्भर है, लेकिन यहाँ पर शासन की ओर से एक डॉक्टर सहित कुल 3 स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2010 से अभी तक रिकॉर्ड में न ही एक मरीज भर्ती हुआ है और न ही किसी महिला की डिलीवरी की गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार को एक मीडिया की टीम जब पड़ताल की तो मरीजों का आरोप है, मरीजों ने बताया कि सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वह लोग इमरजेंसी में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के अलावा डिलीवरी तक की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल परिसर के अलावा वार्ड में पड़े मरीजों के लिए बेड पर धूल जमी मिली और साथ ही चारों ओर बड़ी झाड़ियां खड़ी होने से जहरीले जीव जंतुओं के रहने का खतरा बना रहता है। वहीं एक मरीज आई थी जिनका नाम राजबाला है। उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सक नहीं होने से महिलाओं को अंदरूनी बीमारी का इलाज संभव नहीं हो रहा। सरकारी अस्पताल सिर्फ खांसी, जुकाम, बुखार तक रह गया। महिलाओं के लिए महिला चिकित्सक होना चाहिए। वहीं एक और मरीज जिनका नाम सतबीर है, उन्होंने मीडिया को बताया यहाँ पर आए मरीज शुगर, बुखार की समस्या थी। यहाँ डॉक्टर मिले नहीं, इस कारण कर्मचारियों से दवाई लेनी पड़ी। अब बाहर किसी अस्पताल में दिखाना मजबूरी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा अस्पताल जहां पर 2010 के बाद मतलब 15 साल से कोई मरीज एडमिट ही नहीं हुआ, वहां डॉक्टर नहीं बल्कि फार्मासिस्ट दवाएं दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं किस के भरोसे हैं। आखिर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं? जब ब्रजेश पाठक मंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद वो लगातार अस्पतालों पर छापे मार रहे थे, लेकिन क्या बिलासपुर का ये अस्पताल उन्हें दिखाई नहीं देता? आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मैं कोशिश करता हूं और आप भी कोशिश करिए इस खबर को हम बड़े मंचों पर उठाएं। अब हम फोकस करते हैं दोस्तों उस खबर पर जो टेक वालों के लिए और खासकर जो एप्पल आईफोन के शौकीन है उनके लिए एक खुशखबरी है।
क्योंकि नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल ने अपना भव्य स्टोर खोल दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एप्पल प्रेमियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यूपी का पहला और देश का 5वां एप्पल रिटेल स्टोर है। यह यूपी का पहला और देश का 5वां एप्पल रिटेल स्टोर है जो दिखाता है कि एप्पल भारतीय प्रीमियम मार्केट पर कितना जोर दे रही है। स्टोर के अंदर ग्राहक को लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज से लेकर M5 चिप वाले मैकबुक प्रो तक एप्पल की पूरी प्रोडक्ट लाइनअप एक ही छत के नीचे मिल रही है। आपको बताते चलें कि ग्राहकों का उत्साह बहुत चरम पर है। स्टोर के उद्घाटन के दौरान ग्राहकों का उत्साह चरम पर देखा गया। इस स्टोर पर 80 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद हैं जो ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता, ट्रेड इन और फाइनेंस विकल्पों में मदद करेंगे। साथ ही यहाँ टुडे एट एप्पल के तहत फोटोग्राफी, कोडिंग और संगीत जैसे मुफ्त सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। नोएडा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के टेक लवर्स के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। अत्याधुनिक डिजाइन और बेहतरीन ग्राहक अनुभव के साथ यह स्टोर एप्पल के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस किया जो आपसे जुड़ी थी, लोगों से जुड़ी थी। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि लोकल पर फोकस पर हम हर रोज मिलते हैं आपसे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जो भारतीय टीवी पर ही दिखती है।